सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर। मेरा आज का विषय है कि मोदी जी किस प्रकार से देश की सत्ता तक पहुंचे। इसमें सबसे पहले गुजरात में अमेरिका की एक कंपनी थी जिसने मोदी जी के विषय में और वहाँ के विकास के विषय में बहुत बड़ा चढ़ाकर किया, जबकि ऐसा गुजरात में भी ऐसा कोई विकास नहीं हो रहा था। उसके बाद जो हमारी मीडिया है, तो मीडिया ने भी मोदी जी का बहुत बड़ा व्याख्यान किया, बहुत बड़ा चढ़ाकर मोदी के बारे में बताई कि मोदी जी ने गुजरात में कितना विकास किया है। उसके बाद तीसरे जो आरएसएस है, आरएसएस का जो संगठन है, मोदी जी भी उसी में से निकले हैं। तो आरएसएस ने मोदी जी को एक हिंदुत्व का चेहरा बताया कि गुजरात में ये एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन और उसी समय निर्भया हत्याकांड हुआ। इन सभी कारणों से मोदी जी 2014 के चुनाव में सत्ता में आए और भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद सत्ता में आने पर मोदी जी ने 18 सितंबर 2016 को उड़ी में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए थे, तो उसके बदले मोदी जी ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक कराई। दूसरे 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बदले मोदी जी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवाई। और इन सब की जो सहानुभूति है वो 2019 के चुनाव में मोदी जी को मिली और दूसरी बार वे 2019 के चुनाव में जीतकर सत्ता में आए। इसके बाद मोदी जी ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की। उसमें कहा गया कि विदेशों से इतना काला धन वापस आएगा कि प्रत्येक के खाते में 16-16 लाख रुपए आएंगे तथा प्रत्येक जवान को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, परंतु आज तक एक भी नौकरी इस प्रकार से नहीं दी गई। सब झूठा बवंडर रहा है। इसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अब चुनाव की जहाँ तक बात है, तो चुनाव का ये प्रावधान था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष का होता था। परंतु अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जो चुनाव हुआ, उसमें जो 2023 में इन्होंने कानून बनाया, तो उसमें सीजीआई को नहीं रखा। और इसके अलावा अभी 2 थे, एक विपक्ष का नाम मात्र को, और उसमें अमित शाह और मोदी जी ने इनको ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को सेलेक्ट किया, उनको चुना। और 2023 में ये नियम बनाया गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके खिलाफ ना तो उसके कार्यकाल में और ना ही उसके कार्यकाल के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि एफआईआर वगैरह नहीं हो सकती। इस प्रकार से अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको पूरा संरक्षण मोदी जी का प्राप्त है। वे मोदी जी गोदी में बैठे हुए हैं। अब वे वही कार्य करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हित में होता है। अभी अखिलेश कुमार जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि 18,000 जगह वोट चोरी हुई हैं, दिक्कतें आई हैं चुनाव में। लेकिन और जबकि उनके पास उनकी रिसिप्ट है कि मैंने चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे हैं, परंतु चुनाव आयोग ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार से 20 अगस्त 2025 और 27 सितंबर 2025 को राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का खुलासा किया। चुनाव आयोग ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कर्नाटक में जो चोरी हुई, वोट चोरी जो हुई, उसके लिए कर्नाटक की सरकार ने सीआईडी से कहा, तो सीआईडी ने पत्र चुनाव आयोग को लिखे, परंतु चुनाव आयोग ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रकार से मोदी जी अपनी सरकार को चला रहे हैं। इसके बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में न ही जनता पार्टी के फेवर में पक्ष में कोई लहर थी और न ही मोदी जी का कोई, जो पहले मोदी जी को सब कुछ मानते कि मोदी जी कारण सब चुनाव जीत रहे हैं, मोदी जी का भी ऐसा मोदी जी भी ऐसे अस्तित्व में नहीं थे।
फिर भी उन्होंने चुनाव जीता, क्योंकि उनके जीतने के कारण छल और बल है। छल का अर्थ है कि किसी प्रकार से जो सही वोट होती हैं उनको काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है लिस्ट से, और जो फर्जी वोट है उनको जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ की जाती है, जो काउंटिंग होती है काउंटिंग में गड़बड़ी की जाती है, और इसके अलावा अब जो वोट काट दी जाती है, जबकि उनका एक संवैधानिक अधिकार है। उनका यही एक अधिकार संविधान ने हमको दिया है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अपनी एक वोट देने का अधिकार है। परंतु इन सब को ये नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी, और इन सब चोरी के कारण, इन सब को चोरी के कारण वो जीत दे रहे हैं। दूसरे बल का अर्थ है कि सीबीआई, ईडी और पुलिस के द्वारा नेताओं व जनता पर या पैसे बांटकर किसी भी तरह से उन पर प्रभाव डाला जाता है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते चली आ रही है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी हैं। अभी गणेश कुमार गुप्ता जी ने 15 मार्च को अभी ये घोषणा की है, 15 मार्च को ये चुनाव 9 अप्रैल, 23 अप्रैल व 29 अप्रैल को होंगे, और 4 मई को इनके रिजल्ट आएंगे, जिसमें कुछ इलेक्शन जो है ना, कुछ चुनाव कुछ राज्यों में चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। और जैसा कि पश्चिमी बंगाल की 294 सीटें वहाँ पर, जबकि पहले 6 चरणों में चुनाव होते थे, अब वहाँ केवल 2 चरणों में ही चुनाव होंगे, 23 व 29 अप्रैल को, और 4 मई को रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगले ही दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो वहाँ के पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी और एडीजी आदि जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनसे वे गणेश कुमार गुप्ता जी ने उनके ट्रांसफ़र कर दिए, और ये दिखाने के लिए कि हम अपने राज्यों का भी, जैसे असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसकी केवल 5 एसपी और एसएसपी को ही बदला गया है। अब जबकि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, जबकि केरल के 40 लाख मतदाता खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, युद्ध के कारण वे नहीं आ रहे हैं, और तमिलनाडु के 10 लाख मतदाता खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, वे नहीं आए, उनके वोटों का क्या होगा, उनके बारे में भी गणेश कुमार गुप्ता जी को सोचना चाहिए। इसके अलावा गणेश कुमार गुप्ता जी पर जो महाभियोग संसद में चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ 193 सदस्यों ने, सांसदों ने सहमति दी है, हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसी स्थिति में गणेश कुमार को नहीं चाहिए था कि वे चुनाव की घोषणा करें, उनको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। परंतु उनका तो कोई शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, वे नहीं समझते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहते, वे तो जबरदस्ती करें, क्योंकि मोदी जी ने उनको ऐसा संरक्षण दे दिया है। इसके अलावा जबकि इस नियम का पालन स्पीकर ओम बिरला ने किया, क्योंकि उन पर भी महाभियोग चलाया गया था, और जब तक उनको निर्दोष साबित नहीं किया गया तब तक वे संसद में नहीं आए। तो गणेश कुमार गुप्ता जी को भी ऐसा करना चाहिए था, परंतु उनको तो मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस प्रकार से जैसा कि अब देश में चला है, मोदी जी को अब देश की चिंता नहीं है कि देश की आजकल क्या स्थिति है। देश की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है, तेल और गैस की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इन सब कारण से देश में बहुत महंगाई हो गई है। वैसे भी मैंने पहले वीडियो में तेल और गैस के विषय में बताया था कि जिस चीज़ की जो है ना मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है, तो उसकी महंगाई बढ़नी निश्चित है। जिस प्रकार लकड़ी, कोयला, इंडेक्स, जो बिजली के चूल्हे वगैरह सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और चीज़ पर दाम बढ़ाए जाएंगे। परंतु मोदी जी को इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे तो ट्रंप के कहने पर ही चलते हैं। ट्रंप ने जो है अनुमति देते हैं वैसा ही वे कार्य करते हैं। अगर आज मोदी जी अगर ईरान के साथ होते तो आज हमारे सामने ये समस्या नहीं होती। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उनकी विदेश नीति बिल्कुल फ्लॉप रही है। और मोदी जी को केवल देश की नहीं, केवल अपनी चिंता है कि वे चाहते हैं कि मैं सभी राज्यों के चुनाव जीतूं और भारत पर एक छत्र राज्य करूं। अब जहां 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो वहां की जनता को सोचना है कि हमारे मोदी जी किस प्रकार कैसा कर रहे हैं, किस प्रकार से विदेशों से डील कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ किस प्रकार की डील करी है, उससे हमारा कितना बड़ा नुकसान है। देश हमारा गड्ढे में जा रहा है, देश को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। मैं इन सभी से
अनुरोध करूंगा, सबको ये सलाह दूंगा कि आपको इस सरकार को हटाने में, इस सरकार को, जब तक ये सरकार सत्ता से नहीं हटेगी तब तक देश को नहीं बचाया जा सकेगा, देश संविधान के अनुसार नहीं चल सकेगा। अब जनता को ये तय करना है कि उनको क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद।